बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। कहानी सुनने से पहले बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप अच्छी अच्छी कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ, ख़तरनाक कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। चलें कहानी शुरू करते हैं। आसमान पर स्याह बादलों ने घिराव तंग कर लिया था। अनकरीब तूफानी बारिश हो सकती थी। इस अमकान के पेश नज़र वो इस रास्ते पर आ निकला था जो इसके घर से ज़्यादा करीब था। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था, मगर यकदम शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश ने इसकी ये कोशिश हसरत में बदल दी। इसने दोनों हाथों से अपना सर ढांप लिया और इस तूफानी बारिश से बचने की खातिर वो एक घने दरख्त के जानिब लपका। मगर जैसे ही वो इस घने दरख्त के चारों तरफ फैली हुई शाखों के नीचे आया, किसी चीज़ से पांव टकराने की वजह से वो मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा। बारिश का कीचड़ ज़दा पानी जैसे ही इसके मुंह में नथनों में दाखिल हुआ तो वो तड़प कर बलबला उठा। इसे बेसाख्ता खुद को संभाला और उठ बैठा। इससे इस शय पर शदीद गुस्सा आया जिसकी वजह से वो बुरी तरह ठोकर खाकर गिरा था। इसने फौरन गुस्से से अपने अकब में देखा तो यकलत इसकी सांस सूख सी गई। इसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी की फटी रह गईं। वो हैरत से आंखें फाड़े इस सरकटी लाश को देख रहा था जिस पर जगह जगह गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे, जिसके इर्द गिर्द फैली बारिश पानी को तेजी से सुर्ख रंग में तब्दील कर रही थी। शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इस सरकटी लाश को वहां फेंका था। इसके उठान तो जैसे बहाल हुए तो इसने सरपट दौड़ लगा दी। इस वक्त खौफ का इस कदर गलबा था इस पर कि इसको बारिश का भी होश न रहा। वो सरपट भागता रहा, घर पहुंचा। दाखिली दरवाजे के पास पहुंचते ही इसके हवास जवाब दे गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। वो सरकटी लाश बदस्तूर वहीं पड़ी थी। गांव के कई लोग इस लाश के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में जमा थे। गांव के मुंशी रब नवाज के बेटे की निशानदेही पर लोग इस जानिब आए थे, जबकि वो बेचारा लड़का इस नाश को देखकर इस कदर खौफजदा हुआ था कि बुखार की वजह से बिस्तर पर निढाल पड़ा था। लाश सरकटी होने के बावजूद लोगों ने शिनाख्त कर ली थी। वो लाश इस गांव के नामी ग्रामी आमिल की थी। लाश के सर को भी अभी तलाश किया जा रहा था। चंद घंटों के बाद इस आमिल का सर भी तलाश कर लिया गया, जैसे जिसे किसी गहरी खाई में फेंका गया था। पूरा गांव शोशोपन में मुब्तला था। हर शख्स के दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि आखिर किस शख्स ने इस आमिल को इस कदर बेदर्दी से मारा था। बज़ाहिर तो यूँ लग रहा था कि शायद कोई शदीद रंजिश रही होगी जिसकी बिना पर इस आमिल को इस कदर बेरहमी से ज़िबा करने के बाद इसका सर तन से जुदा कर दिया गया। फिर इस आमिल पर जिस्म पर चाकू के पे दर पे वार करके इसको शदीद व गम गुस्से का इजहार किया गया था। वो आमिल चंद साल पहले इस गांव में आया था। इसका नाम चंगेज़ था। चंगेज़ नाम सुनते ही किसी सख्तगीर और अड़ियल मजाज शख्स का सरापा ज़हन में उभरता है जो अपनी मशगला वार वहशतनाक और भयानक निगाहों से अपने सामने खड़े शख्स पर लर्ज़ा ताली कर दे। आमिल चंगेज़ बिल्कुल इसी सरापे का अक्कासी करता था। वो सख्त मजाज होने के साथ साथ इंतहाई बदमजाज भी था। जो शख्स इसके मजाज के खिलाफ कुछ करता इससे दोबारा मिलना कभी पसंद भी नहीं करता था। इसलिए लोग इसके सामने जाते हुए बड़ी एहतियात बरतते थे और पूरा ध्यान रखते थे कि कहीं कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो आमिल चंगेज़ के मजाज के खिलाफ हो। वो कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि इसने अपने नज़दीक किसी को आने नहीं दिया था। वो तन्हा रहना पसंद करता था। जब मूड होता तो अपने घर का मरकज़ी दरवाज़ा खोल देता। तब फिर लोग समझ जाते कि अब वो अपने मसाइल के सिलसिले में इससे मिल सकते हैं। अगर इसका मूड ना होता तो वो कई कई दिन घर में ही बंद रहता। आमिल चंगेज़ की पुरसरार शख्सियत लोगों के लिए किसी मोमे से कम ना थी। अलबत्ता पूरा गांव आमिल चंगेज़ की पुरसरार सलाहियतों का शाहिद था। गांव में जादू टूने असेब वगैरह जैसे मसाइल जब भी सामने आते इनको चंगेज़ ही हल करता था। इसी गांव की एक सुगरा नामी उम्र रसीदा औरत का मसला बड़ा गंभीर सा था। सुगरा बे औलाद और टांगों से मंजूर थी। खुदा के बाद इसका दूसरा सहारा इसका शोहर ताजदार था जो इसकी देखभाल करता था, इसकी हर तरह से ख्याल रखता था। सुगरा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बड़े आराम से अपने शोहर के साथ गुजार रही थी। जूँ जूँ वक्त गुजरता है
تو انسان موت کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمر کی زیادتی اور بڑھاپا انسان کی صحت اور خوبصورتی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اور آخر میں انسان موت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تاجدار بھی ایک رات سویا، نہ جانے رات کے کس پہر اس کی روح کب سے عنصر سے پرواز کر گئی۔ سغرا نے اب صبح اپنے شوہر کو بستر پر مردہ حالت میں پایا تو غم اور صدمے سے خوب چیخو پکار شروع کر دی۔ شوہر کے علاوہ کوئی اور اس کا قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا سوائے اپنے شوہر کے چچا ساتھ بہن زرینہ کے، جو برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی۔ زرینہ اس کی خواہش تھی کہ اب اس کے شوہر کے گزرنے کے بعد سغرا بھی اس دنیا سے چلی جائے تاکہ وہ اس کی زمین اور گھر پر قبضہ جما سکے۔ اسی لالچ میں اس نے سغرا پر عالم چنگیز کے ذریعے سفلی علم کروا دیا، مگر قدرت سغرا کا بھلا چاہتی تھی۔ وہ مغرب کے وقت اپنے شوہر تاجدار کی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک نادیدہ طاقت نے سغرا کے وجود پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ وہ معذور بڑھیا جو اپنے قدموں سے چل بھی نہیں سکتی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوگی، اور اس کے پاس موجود گاؤں کا ایک شخص جو کہ قبرستان لایا تھا، یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً بھاگ گیا۔ سغرا اپنے گھر اپنے قدموں پر چل کر پہنچی اور اپنے سارے کام یوں کرنے لگی جیسے وہ کوئی جوان اور صحت مند عورت ہو۔ تمام گاؤں میں سغرا کے متعلق عجیب و غریب اور پراسرار باتیں پھیلنے لگی، کیونکہ سغرا کے وجود میں داخل ہونے والی نادیدہ ہستی لوگوں سے سغرا کی زبان سے غائب باتیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس قبرستان سے گزرتے ہوئے اس معذور بڑھیا پر رحم آ گیا، اس لیے جب تک یہ بڑھیا زندہ رہے گی وہ اس کے اندر رہ کر اس کی خدمت کرتی رہے گی۔ سغرا پر کروایا گیا عالم چنگیز کا سفلی حرم درا کا درا رہ گیا، کیونکہ سغرا کے وجود پر قابض وہ وجود کسی حد تک عامل کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ سغرا کی خدمت بھی کر رہی تھی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پوری طرح سے نبھا رہی تھی۔ عامر چنگیز کے کہنے پر زرینہ کے شوہر اور بیٹوں نے زبردستی سغرا کو لے کر عامل کے پاس لائے۔ عامل چنگیز نے بڑے بے رحمانہ طریقے سے اس ہوائی چیز کو اذیت دے کر سغرا کے جسم سے نکالا۔ عامل چنگیز کا یہ بڑا شفقانہ طریقہ تھا۔ وہ اپنے عملیات سے ان ہوائی چیزوں کو اس قدر تکلیف اور اذیت دیتا تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی انسان کے پاس نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوائی چیز سغرا کے وجود سے جدا ہوئی، ٹھیک اسی رات سغرا کی موت واقع ہو گئی۔ سغرا کی موت بھی تاجدار کی موت کی طرح انتہائی پراسرار تھی۔ سغرا کی موت کے بعد زرینہ اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اس کے گھر پر اور اس کی جائیداد پر قابض ہو گئی۔ عامل چنگیز کے گاؤں کا چودھری عثمان اپنے بیٹے عدنان کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ عامل چنگیز کے گاؤں کا چودھری عثمان اپنے بیٹے عدنان کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ عدنان کی عمر 10 سال تھی اور وہ چودھری عثمان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، اس لیے چودھری عثمان اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ عدنان کی ذرا سی تکلیف اسے پریشان کر دیتی تھی، مگر اب کی بار چودھری عثمان اپنے بیٹے کی تکلیف کی وجہ سے نہیں، اس کی عادات کی وجہ سے سخت پریشان تھا، کیونکہ عدنان کی عجیب و غریب عادت تھی۔ وہ زیادہ تر درختوں پر چڑھ کر گم سا بیٹھا رہتا تھا اور اس قدر آور درختوں پر چڑھ جاتا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ عدنان پر کسی عصیب کا سایہ ہے، جبکہ چودھری عثمان بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ چودھری عثمان لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس روز چودھری عثمان اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ اپنی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں گیا تھا۔ اس کی بہن نے اپنے بیٹے کی چھٹی سالگرہ کے موقع پر چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں نزدیکی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ چودھری عثمان کم ہی اپنی بہن کے گھر جاتا تھا، اس لیے بہن کے اصرار کرتے ہوئے اس کی رات چودھری عثمان اور اس کی بیوی بچوں کو روک لیا گیا۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ چودھری عثمان کافی دیر جاگتا رہا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاس سوئے ہوئے عدنان کے وجود کو ٹٹولا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر یوں ہی عدنان کو دیکھتا تھا، کیونکہ عدنان کئی بار رات کے وقت بھی درختوں پر چڑھنے نکل جاتا تھا۔ اس وقت بھی عدنان کو بستر پہ نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ حویلی کے باغ کی طرف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عدنان یقیناً وہیں موجود ہوگا۔ باغ میں مختلف اقسام کے قدور درخت موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے سب درختوں کا جائزہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔
इसी काम में इसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं हो रहा था, क्योंकि 14वीं रात के चांद हर चीज़ को रोशन कर दिया था। यकदम इसे अपने सर के ऊपर से अदनान के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। चौधरी उस्मान ने सर उठाकर ऊपर देखा तो अदनान कई फीट लंबे बेरी के दरख्त की शाख पर बैठा था। मगर इस लम्हे उस्मान का ध्यान अदनान की तरफ नहीं था। इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा था, क्योंकि इस वक्त वो इस अजीबुल खलकत मखलूक को देख रहा था जो कि अदनान से कुछ फासले पर मौजूद थी। इसके पूरे जिस्म पर रीछ की तरह स्याह बाल थे। इसका पूरा जिस्म किसी बिन मुअन्नस की तरह लंबा तड़ंगा था, मगर इसकी शक्ल बिल्ली से मुशाबत रखती थी। वो क्या शे थी, चौधरी उस्मान इसे कोई भी नाम देने से कासिर था। वो हैरत और खौफ की मिली जुली कैफियत में इस अजीबुल खलकत मखलूक को घूर रहा था, जो अपनी शोलाबार आंखों से अदनान की तरफ अपने हाथ बढ़ा रही थी। मगर अदनान तो जैसे हर शे से बेनियाज हो चुका था। वो तो बस अपने आप सिर्फ हंसे ही जा रहा था। चौधरी उस्मान बेअख्तियार चीख पड़ा, अदनान वो आ रहा है। अदनान बदस्तूर हंस रहा था, जैसे इसे कुछ सुनाई ना दिया हो। अपने पीछे देखो अदनान, वो आ रहा है, चौधरी उस्मान इशारा करते हुए चीखा। तो अदनान ने इस सिम पीछे पलट कर देखा तो वो कवि हिकल बुनमानस मौत बनकर इसके सर पर पहुंच चुके थे। अदनान इसे देखकर बेसाख्ता चीख पड़ा। इस खौफनाक अफरीत ने अदनान को खींचकर दरख्त से नीचे लटका दिया। अदनान की खौफनाक चीखों से पूरी हवेली गूंज उठी। चौधरी उस्मान तड़प कर गिड़गिड़ाया, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। जवाबन इस अजीबुल खलकत मखलूक के मुंह से एक फलक शकाब कहका निकला और चश्मे जन में इसने अदनान को दरख्तों से नीचे फेंक दिया। ये भयानक मंजर देखकर चौधरी उस्मान के मुंह से एक हवलनाक चीख निकली और वो वहीं चिकरा कर बेहोश हो गया। इसे 2 दिन बाद होश आया। होश में आते ही वो चीख पड़ा, अदनान अदनान। कमरे में उस्मान की बीवी समेत दीगर रिश्तेदार भी मौजूद थे, जो इसके होश में आते ही इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। आप ठीक तो हैं? चौधरी उस्मान की बीवी फौरन इसकी तरफ बढ़ी और इसके करीब बैठे हुए बोली, इसने मेरे बेटे को मार डाला। चौधरी उस्मान फटी हुई आवाज़ में चीखा। चौधरी उस्मान की बीवी इसे तसल्ली देते हुए बोली, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो सामने बैठा है। उस्मान ने सामने देखा तो अदनान कुर्सी पर बैठा इसे ही देख रहा था। चौधरी उस्मान ने फौरन इसे अपने पास बुलाया और 2 दिन कबल वाले वाक़े के मुतालिक दरियाफ्त किया, मगर अदनान ने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया। इस बात से चौधरी साहब को इस चीज़ का यकीन हो गया कि अदनान के साथ ज़रूर कोई शैतानी शे है। इसलिए वो अदनान को आमिल चंगेज़ के पास ले गया और चंगेज़ को अदनान की तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आमिल चंगेज़ ने अदनान को अपने सामने बिठाकर इसके सर पर अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। अदनान के जिस्म को झटके लगने लगे, इसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी, इसके चेहरे के खदोखाल मुतगय्यर हो गए और इस कदर बिगड़ गए कि चौधरी उस्मान भी अपने बेटे की भयानक शक्ल देखकर लर्ज उठा था। आमिल चंगेज़ ने अदनान के सर पर अपने दाएं हाथ की गिरफ्त मजबूती से जमा रखी थी। बोल बोल, कौन है तू? आमिर चंगेज़ आंखें खोलते हुए गिरफ्तार आवाज़ में बोला। जवाबन अदनान के मुंह से एक चुंघाड़ती हुई आवाज़ सुनाई दी, चंगेज़ तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। बेहतर होगा कि मेरे रास्ते में मत आ, वरना नचाइज का जिम्मेदार तू खुद होगा। इसका मतलब है तू शराफत से दफा नहीं होगा, आमिर चंगेज़ गिराते हुए बोला। अदनान के अंदर मौजूद वो आसेब बड़े खतरनाक और जहरीले लहजे में बोला, हरगिज़ नहीं जाऊँगा। इससे पहले तेरा सामना जिस मखलूक से था वो कमज़ोर थी, इसलिए तेरे सामने हार मान गई, मगर मैं किसी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। बेहतर यही है कि तू मुझसे दुश्मनी मत मोल ले, वरना बड़ी महंगी पड़ेगी तुझे ये दुश्मनी। अदनान के मुंह से ये इख्तियाल में अंगेज अल्फाज सुनकर आमिर चंगेज़ का चेहरा सुर्ख होने लगा था। इसकी आंखों में गैज़ व गज़ब की शद्दतें अयां होने लगी थी। वो गुस्से में से कांपते हुए मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगा और थोड़ी ही देर में अदनान के वजूद से धुआं उठने लगा और इसके जिस्म को यूं झटके लगने लगे जैसे इसके जिस्म में करंट छोड़ दिया गया हो। अदनान की लातदार भयानक और हवलनाक चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा था। चौधरी उस्मान एक तरफ बैठा ये मंजिर फटी फटी आंखों से देख रहा था। वो खुद पर जब्त किए बैठा था। इसके सामने इसका जिगर का टुकड़ा ज़मीन पर बुरी तरह से पछाड़े मार रहा था। चंद सानिये बाद अदनान की चीखें मद्धम पड़ने लगी और अदनान का तड़पता हुआ जिस्म साकित हो गया। इसके चेहरे पर बिगड़े हुए नक्कूश फिर मासूमियत में तब्दील हो गए। आमिर चंगेज़ ने बड़े फातिहाना अंदाज में अदनान के साकित वजूद को देखा
और आहिस्ता चलता हुआ अदनान के करीब आ खड़ा हुआ। फिर हकारत से बोला कि तेरा सारा गुरूर तहस नहस कर दिया मैंने, आखिर हार तेरी ही होनी थी। अब ये अल्फाज आमिर चंगेज़ के मुंह से अदा ही हुए थे कि यकलफ्त अदनान के चेहरे के खदोगाल फिर से बिगड़ गए और इसने पट से आंखें खोल दी और अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से आमिर चंगेज़ की तरफ देखकर तमस्कुर से बोला, हरगिज़ नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा चंगेज़। अदनान के मुंह से ये बड़े भयानक कहकों का इखराज हुआ तो आमिर चंगेज़ गुस्से से थर थर काँपने लगा। वो इस गैर मुतवक्का सूरत हाल के लिए हरगिज़ तैयार न था। इस ढीठ आसेब के सामने पहली बार इसकी तमाम ताकतें, इसका सारा इल्म कमज़ोर पड़ गया था, मगर हार मानने वालों में से वो भी नहीं था। इसने चौधरी उस्मान को 7 दिन अदनान को अपने पास छोड़ने का कहा और अदनान के इर्द गिर्द हसार खींच दिया था। चौधरी उस्मान अपने दिल को पर जबर करके अदनान को आमिर चंगेज़ के पास छोड़कर चला गया। आमिर चंगेज़ के पास आने वाला ये पहला केस था जिसमें इसका सामना इंतहाई ताकतवर और ज़िद्दी आसेब से था, जो किसी तरह से भी अदनान के जिस्म को छोड़ने के लिए तैयार ना था। मगर अब ये मामला चंगेज़ की अना का था। इस आसेब ने इसके इल्म की और ताकत को ललकारा था। वो हर सूरत अदनान को इस ज़िद्दी आसेब के शिकंजे से निजात दिलाना चाहता था। इस ज़िद्दी आसेब को भगाने के लिए इसने मुसलसल 7 रातों का अमल किया। तब जाकर आमिर चंगेज़ का अमल इस आसेब की ताकत पर भारी पड़ गया और इस आसेब को मजबूर होकर अदनान का जिस्म छोड़ना पड़ा। मगर इसने जाते जाते चीख कर कहा था, तुम बेशक मुझे अपने मोकलात के ज़रिए कहीं दूर फेंकवा दो, मगर याद रखना मैं अपना बदला लेने ज़रूर आऊँगा और फिर बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा। बज़ाहिर इसके लहजे में बेबसी थी, मगर इसका हर लफ्ज़ नफ़रत से बजा था। आमिर चंगेज़ हकारत से बोला, तू वापस आया भी तो मैं कभी इस बच्चे के नज़दीक भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आमिर चंगेज़ ने इस शैतानी आसेब के जाते ही एक तावीज़ अदनान के गले में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो आसेब अदनान के पास कभी भी नहीं आ सकता था। इस आसेब के जाते ही अदनान बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दरख्तों पर चढ़कर बैठने इसकी आदत ख़त्म हो चुकी थी। इस किस्म के कई वाक़यात से आमिर चंगेज़ की ज़िंदगी भरी हुई थी। इसने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों की ज़िंदगी संवारी थी और कई लोगों को बर्बाद भी की थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, मगर एक रात किसी इंतहाई सफाक कातिल ने आमिर चंगेज़ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आमिर चंगेज़ के कत्ल की तफ्तीश काफ़ी अरसे जारी रही, मगर कातिल का कोई सुराग ना मिल सका। आखिरकार कत्ल और अंधा कत्ल करार देकर केस की फाइल को बंद कर दिया गया। तकरीबन 10 साल इस वाक़ये को बीत गए हैं। लोग इतने अरसे में आमिर को भूल गए थे। 10 साल बाद डाकुओं का एक गिरोह डकैती की वारदात के दौरान पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश इस गिरोह ने अपने तमाम जराइम का इतलाफ़ किया और ये भी बताया कि आमिर चंगेज़ के कत्ल में भी इनका हाथ है। इस गिरोह के सरदार नसीर नामी डाकू ने बताया कि इसने और इसके 3 साथियों ने आमिर चंगेज़ के घर डकैती की थी। बकौल इसके आमिर चंगेज़ ने बिना किसी मुज़ामत के अपनी तमाम जमा पूंजी हमारे हवाले कर दी थी, मगर फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, महसूस हुआ जैसे कोई हवा का झोंका मेरे अंदर हलूल कर गया हो और फिर कोई मेरे अंदर चीख चख कर कहने लगा, इस शख्स को ज़िबा कर दो। मेरे हवास मोतिल होने लगे थे। मैंने किसी मामूल की तरह इसके अहकामात पर अमल करते हुए आमिर चंगेज़ को सफाकी से मौत के घाट उतार दिया और इसका सर काटकर गहरी खाई में फेंक दिया। इस डाकू के बयान से कई लोगों को यकीन हो गया कि आमिर चंगेज़ के बेईमाना मौत का बाज़ ज़रूर कोई आसेब ही था, जिसने एक इंसान के ज़रिए आमिर चंगेज़ से बदला ले लिया था।